चलो नेक्स्ट क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है ना, भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया, अब देखो एक चीज समझ लो, अभी देखो हमने एक एक चीज भक्ति मूवमेंट से जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं सब आपको बता दे रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे, और इससे ज्यादा आप ढूंढोगे भी तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोस पढ़ी हैं, आप उठा करके देख लेना। ठीक है ना, वहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं यूट्यूब में, आप उठा के देख लेना। बट अपन ने क्या किया है, कॉम्प्रिहेंसिवली कर लिया है। अपन ने एनसीईआरटी भी कवर कर ली है, और जो एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी लेकर के मैंने कवर कर लिया है। समझ में आ गया? प्लस इसमें से प्री एज वेल एज मेंस के हिसाब से हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो बस इतना ही आप बार बार रिवाइज कर लो, बार बार इनको पढ़ लो, समझ लो, हो जाएगा। इसके बाद अगर होशियारी मारोगे कि भाई बाहर से भी पढ़ लें, यहाँ से भी पढ़ लें, वहां से भी पढ़ लें, वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो बाकी अब आपके ऊपर है। कई बार क्या होता है, हमको ज्यादा होशियार बनने का आदत रहता है। ठीक है, तो वो आदत अगर बनानी है तो फिर आप बेशक जा सकते हो उस चीज़ के लिए। बाकी इतना जो मैंने बताया वो बहुत है, उसके अलावा आपको ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं है, ना इससे ज़्यादा आपको मिलेगा भी कंटेंट। ठीक है ना, जो मिलेगा तो फिर वो कोई काम कभी नहीं रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस याद रखना 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है, पेज नंबर 104, चैप्टर नंबर 8, डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, वो वाला चैप्टर आपको जरूर पढ़ना है एनसीईआरटी से। बाकी ये जो मैंने आपको बताया है ये भी आपको जरूर पढ़ना है। मोस्ट इसमें से एनसीईआरटी का तो सारा कंटेंट हमने कवर कर ही लिया है ना, और वो कवर कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको जरूरी होता है वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये फाउंडेशन है, मैंने आपको बताया हर चीज का। डांस, म्यूजिक, ड्रामा जो भी इंडिया में आप देख रहे हो कहीं ना कहीं वो भक्ति मूवमेंट से ही रिलेटेड है। इसीलिए बहुत इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डीप एनालिसिस चाहिए, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तब जाकर के प्री एज वेल एज मेंस के क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, चलो चालू करते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको, ये है साउथ इंडिया, इसको लेते हैं नॉर्थ इंडिया। ठीक, और ये है आपका साउथ इंडिया। ठीक, नॉर्थ इंडिया ले लिया और साउथ इंडिया ले लिया। अब एक बात बताओ, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ है ना? भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहां से स्टार्टेड है ना, यहां से स्टार्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया, है ना, साउथ इंडिया से ये स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, यही तो हमने पढ़ा है। और फिर इसके बाद ये कहाँ से, भक्ति मूवमेंट पहला स्टेप क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर ये क्या हुआ है, प्रोपगेट हुआ है नॉर्थ इंडिया में, है ना, प्रोपगेटेड टू गेटेड टू नॉर्थ इंडिया, है ना। भाई यही हमने पढ़ा है कि भाई तमिलनाडु से चालू हुआ है और नॉर्थ इंडिया की तरफ ये बढ़ना चालू हुआ है, तो यहाँ से यहाँ गया है। भक्ति मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे वो स्प्रेड हुआ है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ से जो भी हमने पढ़ रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कब चालू हुआ है, यहाँ पे चालू हुआ है वो जो लगभग 7th, है ना, मतलब 6th 7th से 10th सेंचुरी के आसपास। मैंने आप बताया है, कई बार 6th लिखा है, कई जगह 7 लिखा है, एनीवेज आपको उसमें इतना ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। 6th 7th से 10th सेंचुरी के आसपास की बात है, ये यहाँ पर ये चालू हुआ है। ठीक है ना, और नॉर्थ इंडिया में लगभग ये कब आया है, तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये स्प्रेड हुआ है, प्रोपगेट हुआ है, ये लगभग कितना कब हुआ है, तो ये लगभग 13th 14th सेंचुरी तक यहाँ पे सेंचुरी से चालू हुआ है और 16th 17th सेंचुरी तक ये चल रहा है ना, ये यहाँ पे। तो एक चीज आप देखो, इन दोनों के बीच में ये समझ में आ रहा है आपको कि कितना टाइम गैप है, समझ रहे हो आप, 10वीं सेंचुरी और 14वीं सेंचुरी, मतलब लगभग लगभग 350 से 400 साल का टाइम गैप दिख रहा है आपको, है ना, टाइम गैप है। हाँ बिल्कुल है टाइम गैप। तो भाई आपको यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये इतना टाइम गैप क्यों है ना, नॉर्थ इंडिया में इतना समय बाद क्यों आ रहा है, मतलब 400 500 साल बाद आ रहा है। देखो 350 से 400 साल लग गए उसको वहां तक फैलने में, ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसका? साउथ इंडिया की में तो बहुत अर्ली आ गया था, यहाँ पर आते आते इतना ज्यादा समय क्यों लगा? तो आपको एक चीज ध्यान में देनी पड़ेगी कि देखो नॉर्थ इंडिया का कंडीशन कैसा है, यहाँ पर एक तरफ है राजपूत, है ना, और एक तरफ है ब्राह्मण्स, है ना, ब्राह्मण्स है,
राजपूत और ब्राह्मण्स है। क्योंकि याद करो ये जो समय है अभी दिल्ली सल्तनत नहीं आया है। अब दिल्ली सल्तनत देखो यहाँ पे 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 10th, 11th, 12th, 13th, यहाँ पर क्या है अभी दिल्ली सल्तनत नहीं बना है। 13th सेंचुरी में आपका दिल्ली सल्तनत बनेगा, है ना। तो 13th सेंचुरी का समय हमने लिया है। जब इसके पहले क्या हो रहा था, जब मुस्लिम इन्वेजन नहीं हुआ था, यहाँ पे ध्यान दो, ये है आपका, ये यहाँ पर आपका दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम इन्वेजन लिख लेते हैं इसको, है ना। मुस्लिम इन्वेजन मतलब यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना। ये दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, है ना। लगभग 1206 की बात करते हैं हम। और उससे भी पहले अगर बात करें तो भाई बैटल ऑफ तराइन भी बोल सकते हो आप, 1192, मतलब लगभग समझ लो आप 1200 के आसपास, दिमाग में मोटा मोटा सा ये बसा लो आप, ठीक है। 1192 में स्टैब्लिश हो गया था ऐसा आप बोल सकते हो, बट ट्रू सेंस में नहीं हुआ था, बट फिर भी हाँ हम मोटा मोटा समझ लेते हैं कि 1200 के आसपास की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो क्या बोल रहा हूँ। इसके पहले क्या होता था, एक तरफ थे राजपूत और एक तरफ थे ब्राह्मण्स, है ना। ये देखो इनके बीच में ना बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस हुआ करता था, समझ में क्या। नेक्सस कैसे, नेक्सस ऐसा कि भाई ब्राह्मण्स इनकी विक्ट्री के लिए रिचुअल्स परफॉर्म करवाते थे, है ना। इनके लिए सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाते थे, इनके लिए यज्ञ यज्ञ वगैरह करते थे, हाँ यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते थे। तो इनके बीच और बदले में ये जो राजपूत रूलर्स थे इनको क्या करते थे, प्रोटेक्शन देते थे, है ना। प्रोटेक्शन के साथ साथ इनको प्रिविलेज दिया करते थे, है ना। इनको विशेष अधिकार दिया जाता था, इनको प्रोटेक्शन दिया जाता था, है ना। प्लस इनको क्या होता था, ये इनको पॉलिटिकल सपोर्ट होता था, है ना। इनका क्या होता था यहाँ पे, और ये डायग्राम बना करके लिख लो, पॉलिटिकल सपोर्ट हुआ करता था, है ना। प्लस इनको पैट्रोनेज दिया कर जाता था। तो राजपूत ब्राह्मण्स के लिए ये सब करते थे। ऑन दी अदर हैंड मैंने आपको क्या बताया, ब्राह्मण्स इनके लिए क्या करते थे, इनके लिए सपोर्ट करते थे, जैसे प्रे करते थे विक्ट्री के लिए, है ना। यहाँ पे लिख लो, प्रे फॉर देयर विक्ट्री, समझ में गया। प्लस उनको जो ब्राह्मण्स जो राजपूत थे उनको एक्नॉलेज करना, कई बार क्या होते थे रूलर्स, क्या होते थे वो छत्री नहीं होते थे, बट उनके लिए वो यज्ञ करवा देते थे, उनको एक्नॉलेज कर देते थे, जिसके कारण उनका क्या होता था, सोशल में स्टेटस बना रहता था एज अ राजपूत। जबकि वो एक्चुअली में राजपूत नहीं होते थे, बट फिर भी यज्ञ वगैरह परफॉर्म करके, है ना, जैसे कि हिरण्यगर्भ यज्ञ वगैरह परफॉर्म करके वो क्या करते थे, अपने आप को लेजिटिमेट कर लेते थे, है ना। एक्नॉलेज कर लेना, एक्नॉलेज करना, है ना। उनको लेजिटिमेसी उनकी स्टैब्लिश करना, ये सब करना। ये सब का कौन करता था, ये सब उनको ब्राह्मण्स करते थे, किसके लिए, राजपूतों के लिए। वहीं पर ये इनको पॉलिटिकल सपोर्ट प्लस लैंड ग्रांट वगैरह दिया करते थे। यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हो, लैंड ग्रांट दिया जाता था ब्राह्मण्स को, है ना, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से जीवन यापन कर सके, ठीक। तो लैंड ग्रांट वगैरह देना। तो देखो ये इसके कारण क्या समझ में आ रहा है आपका, कि यहां पर क्या होता था, एक क्लोज्ड नेक्सस बना हुआ था, समझ में क्या, क्लोज नेक्सस बना हुआ था कि नहीं, समझ में क्या। तो अब बताओ, अब अगर, और वहीं पर भक्ति मूवमेंट क्या होता था, भक्ति मूवमेंट किसके अगेंस्ट था, ये अगेंस्ट था ना ब्राह्मण जो डोमिनेंस था उसके अगेंस्ट, है ना। ये क्या था, अगेंस्ट था जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था, ठीक है, इसी के तो अगेंस्ट था, है ना। ब्राह्मणिकल ऑर्डर के अगेंस्ट ही भक्ति मूवमेंट लॉन्च किया गया था। ये मैंने अभी आपको बताया है, पूरे लेक्चर्स में हमने यही समझा है। तीन चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, जैनिज्म, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिकल ऑर्डर के अगेंस्ट, जो उनका डोमिनेंस था उसके अगेंस्ट आवाज उठाना। तो वहीं पर अब देखो, अगर साउथ इंडिया में ये जो नेक्सस था ऐसा नहीं था। साउथ इंडिया में अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो कहा गया, ये साउथ इंडिया में यहाँ पे क्या समझ में आया, इनके बीच में क्या था, स्ट्रॉन्ग नेक्सस था, है ना। वहीं पर ऐसा कुछ नेक्सस नहीं देखने को मिलता था, राजपूत और यहाँ पर ब्राह्मण्स, इनफैक्ट यहाँ पर राजपूत जैसा हमको कंसेप्ट भी नहीं देखने को मिलता था, ठीक है ना। ये एज अ नो सच सिस्टम, नो सच कंसेप्ट एग्जिस्टेड। इसीलिए जब भक्ति मूवमेंट यहाँ पे चालू हुआ इनके अगेंस्ट, तो इनको सप्रेस करने वाला कोई नहीं था, राजपूत नहीं थे, समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो,
यहाँ पर जब अगर कोई भी ऐसा मूवमेंट जो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट होता तो राजपूत उसको क्या कर देते, क्रश कर देते, समझ में आ गया, उसको क्या कर देते, खत्म कर देते, उसको उठने ही नहीं देते, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी हेट्रोडॉक्स मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं हो पाता था, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस था कि राजपूत जो रूलर्स थे उनको दबा देते थे, समझ में आ गया। लेकिन लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जब मुस्लिम का इन्वेजन हुआ तो इसने क्या किया, ये जो नेक्सस था ना, इस नेक्सस को तोड़ दिया, है ना, ये क्या कर दिया, ब्रेक्ड द नेक्सस। नेक्सस टूट गया। नेक्सस कब टूटा, लगभग 1200 में, मतलब ये कौन सी सेंचुरी चालू हो गई, 13th सेंचुरी, हाँ 13th सेंचुरी आ गई। तब जाकर के, अब जब एक बार नेक्सस टूट गया तब जाकर के यहाँ पर भक्ति मूवमेंट धीरे धीरे करके फैलना चालू हुई। अब ऐसी फैली कि मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में ही पूरा भक्ति मूवमेंट फैल गया, समझ में आ रहा है, और बहुत तेजी से फैला फिर नॉर्थ इंडिया में। समझ में आ गया कि क्यों इतना समय लगा, कि भाई नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जाने में क्यों समय लग गया, और क्या रीजन था कि नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट नहीं पनप पा रहा था, और क्या रीजन था जिसके कारण फिर भक्ति मूवमेंट वहां पर पनपने लगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसका पीछे रीजन क्या है, तो आप यहाँ पे समझो, सिंपल सा डायग्राम, एक तरफ है कौन, एक तरफ लेते हैं हम राजपूत, है ना, और एक तरफ लेते हैं कौन, ब्राह्मण्स, और इनके बीच में हम बनाते हैं क्या, ये है आपका नेक्सस, ठीक है ना, ये है आपका नेक्सस। इस नेक्सस पे तोड़ने का काम कौन करता है, तो यहाँ पे आप ऐसा एरो बना लो, यहाँ पे हैं आपके कौन, तो ये है कौन, तुर्क्स, है ना, तुर्क्स ही तो थे दिल्ली सल्तनत वाले, तो तुर्क थे, इन्होंने इसको क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया, है ना, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, इसको तोड़ दिया। अब इसके बाद क्या हो गया, ये टूट गया तो अब राजपूत तो खत्म ही हो गए, है ना, ये अपने में ही अब इनसे और इनके बीच में क्या होना, एक तरफ तुर्क है ना, इन दोनों के बीच में क्या होने लगा, अब कन्फ्लिक्ट होने लगा। तो अब इनका ध्यान कहाँ है, राजपूत का इसकी तरफ है पूरा फोकस, वहीं पर ब्राह्मण अकेले थकेले पड़ गए, है ना, ये सेपरेट हो गए, ये दोनों का अपना एक एक्सिस, एक्सिस बोलेंगे, एक्सिस नहीं बोलेंगे इसको, मतलब कन्फ्लिक्ट चालू होगा, इनके बीच में क्या है, कन्फ्लिक्ट, और ये क्या हो गया, आइसोलेट हो गए। अब क्या हो गया, जब ये ऐसा हुआ तो अब यहाँ पर भक्ति मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगा, समझ में क्या। तो ये जो सिम्बायंट रिलेशन थी सिर्फ थी वो टूट गया, और यहाँ से क्या हो गया, भक्ति मूवमेंट चालू हो गया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। ठीक, तो आप देखते हैं नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट चालू हुआ है उसमें अलग अलग आपके जो सेंट्स थे उनका ही कंट्रीब्यूशन आपको देखना है और समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो फेमस है, जिनको बोला जाता है नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट का, जिनको श्रेय दिया जाता है, उनके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोच करके पूछ सकते हो अगर पूछना है कुछ। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, आपका रामानंद जी के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना, रामानंद, ठीक है ना, सेंट रामानंद आचार्य, ठीक है, रामानंद जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात ये पता होनी चाहिए, ये रामानंद जी को बोला जाता है, जो संत सेठ रामानंद जी हैं, इनके में 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि भाई नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट इनिशिएट करने वाले पहले जो पहले सेंट थे, भक्ति सेंट थे, वो कौन थे, रामानंद जी थे, ठीक है ना। ही वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू प्रीच या फिर इनिशिएट भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, है ना, नॉर्थ इंडिया में पहले भक्ति सेंट थे जिन्होंने प्रीच करना चालू किया। मतलब क्या है इसका, कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो रामानंद जी को ही दिया जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये पहले भक्ति सेंट थे जिन्होंने हिंदी में प्रीच करना चालू किया। अभी तक जो भक्ति मूवमेंट थी नीचे लोकल लैंग्वेज में कन्फाइन थी, है ना, हम यही देखा ना कि भाई जो लैंग्वेज थी वो तमिल में वहां पे चल रही थी, मराठी में भक्ति मूवमेंट
चल रही है। ये हिंदी में चालू करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये ही वॉज द फर्स्ट रिफॉर्मर टू प्रीच इन हिंदी, है ना। ही वॉज द फर्स्ट रिफॉर्मर टू प्रीच इन हिंदी, ठीक है ना। तो ये पहले रिफॉर्मर थे जिन्होंने क्या किया, हिंदी में प्रीच चालू किया, ठीक है ना। अब एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ पे से पढ़े हैं, तो ये याद रखना है कि बनारस से ये इनकी शिक्षा और जो इनका ज्ञान है वो कहाँ से मिला इनको, तो ये अपनी पढ़ाई इन्होंने करी, स्टडीड एट बनारस, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्या बोल रहा हूं मैं आप, कि भाई ये जो है ये इंस्पायर हुए थे काहे से, है ना, ये इंस्पायर हुए थे, इंस्पायर्ड बाय रामानुज, है ना, ये रामानुज से इंस्पायर्ड थे। इसलिए रामानुज की जो वेदांत फिलॉसफी थी, मतलब कौन सी वाली, विशिष्ट अद्वैत, ये उसी पर ही बिलीव करते हैं, उसी को मानते हैं, है ना। हेंस बिलीव्ड इन विशिष्ट अद्वैतवाद, है ना। जो जो रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद है उसी के ही ये फॉलोवर थे, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है कि भाई ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट चालू किया है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में भक्ति मूवमेंट चालू किया, प्लस ये पहले ये किसके आप बोल सकते हो किसके फॉलोवर थे, रामानुजाचार्य के फॉलोवर थे, और उन्हीं की जो विशिष्ट अद्वैतवाद थ्योरी थी उन्हीं को ही फॉलो करते थे। प्लस ये जो भक्ति भक्ति का कौन सा भक्ति ये मानते थे, तो ये मानते थे सगुण भक्ति। सगुण भक्ति मतलब किस चीज पर, सगुण भक्ति मतलब विथ फॉर्म और विथ एट्रीब्यूट्स और विदाउट एट्रीब्यूट्स, है ना, विथ एट्रीब्यूट्स, है ना, विथ एट्रीब्यूट्स मतलब विथ फॉर्म, है ना, कि भगवान को किसी आकार में मानते थे। तो कौन से अब ये कौन सी भक्ति करते थे, तो ये वैष्णव भक्ति करते थे, है ना, वैष्णविज्म के ही हैं। और उसमें भी ये फॉलोवर किसके थे, तो ये भगवान विष्णु को किस अवतार में मानते थे, तो ये मानते थे राम के, समझ में आ गया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये किसके फॉलोवर हैं, ये वर्शिपर किसके हैं, फॉलोवर बोल रहा हूँ, वर्शिपर किसके हैं, तो ये पता होनी चाहिए आपको, वर्शिपर ऑफ राम, भगवान राम के वर्शिपर है, भगवान राम को ये भगवान को ये राम के रूप में मानते थे, मतलब ये सगुण भक्ति की बात करते हैं, है ना, सगुण भक्ति। और वही रामानुज भी क्या थे, सगुण भक्ति ही तो थी उनके अंदर, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो सगुण भक्ति को ही मानते थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सगुण भक्ति और उसमें भी कौन सा, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि भगवान राम को ये मानते थे, है ना। सगुण मतलब विथ एट्रीब्यूट्स मतलब विथ फॉर्म, निर्गुण मतलब विदाउट एट्रीब्यूट्स, फॉर्मलेस, समझ में आ रहा है? लेकिन ये कौन सा है, भक्ति कैसी है इनकी, सगुण है, और उसमें भी वैष्णव भक्ति है, वैष्णव में भी आपको कौन सा है, तो राम के ये फॉलोवर है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये बात आपको पता चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना है आपको इनके बारे में, तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखो कि जो कबीर थे, है ना, कबीर थे जो, ठीक है ना, जो मीरा थी, है ना, मीरा, मीरा का एक बार मुझे कंफर्म नहीं है, तो जो कबीर थे इन्हीं के डिसाइपल थे, ये इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से रविदास भी इन्हीं के डिसाइपल थे, रविदास, और फिर मेरे रविदास की डिसाइपल थी शायद मीरा। लेकिन कई कई जगह में आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे मीरा रविदास का नाम बता करके कई जगह आपको यहाँ पे ये भी लिखा मिल जाएगा कि मीरा का नाम यहाँ भी देखने को मिलेगा कि मीरा भी रामदास की फॉलोवर थी। बट मोस्ट ऑथेंटिक आंसर अगर आपको सटीक समझना हो तो मैंने भी जहाँ तक समझा है कि मीरा जो थी किसकी डिसाइपल थी, तो वो रविदास की डिसाइपल थी। बट फिर भी इस ये वाली जो गुत्थी है इसको आप चेक कर लेना, ठीक है ना, चेक इट, ठीक, कि कौन किसका डिसाइपल है। देखो ये इतना ज्यादा फैक्चुअल है, बट हाँ ये तो श्योर है कि कबीर इन्हीं के डिसाइपल थे और रविदास भी इन्हीं के डिसाइपल थे, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, हाँ, ठीक है ना। तो ये सब इन्हीं के शिष्य थे, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वही कॉमन पॉइंट कि ये अपोज करते थे किसको, तो ये फैंसी पॉइंट जो आप जानते हो वो सब इसमें आ जाएगा कि कास्ट के अगेंस्ट थे,
है ना? और हाँ, एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो सोशल इविल्स थे उनके अगेंस्ट थे। सोशल इविल्स मतलब समझ गए ना, सारी चीज़ें जो आप जानते हो सब लिख देना। कास्ट हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, ये सब जो चीज़ें जानते ठीक है ना? वो सब आ जाएगा इसमें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि इनके जो डिसाइपल्स थे, है ना? डिसाइपल्स जो थे वो वेरियस सेक्शन से आते थे, है ना? केम फ्रॉम वेरियस सेक्शन। वेरियस सेक्शन मतलब क्या है? वेरियस सेक्शन का मतलब यहाँ पे है कि ये देखो, ये रविदास को उठा लो आप, ठीक है ना? तो ये लोअर कास्ट से थे, ठीक है ना? कबीर भी देखो आपका वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के एंगल आ जाता है। मतलब यहाँ पर वेरियस सेक्शन से आते थे, मतलब रिच पुअर, ठीक है ना? अमीर गरीब हो गए, और फिर आपका लोअर कास्ट अपर कास्ट सब देखने को मिलेगा। लोअर कास्ट, अपर कास्ट, अपर कास्ट, मेल फीमेल, है ना? मेल फीमेल सब कुछ आप बता सकते हो। तो इसीलिए रामानंद जी के बारे में इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो रामानुज का आप रामानुज के डिसाइपल नहीं बोलेंगे, एक बार मतलब उनको बोला जाएगा कि उनको बिलीव करते थे उनकी प्रीचिंग्स पर और उनको मानते थे वो, ठीक है? तो रामानंद के बारे में इतना चीज़ें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो है वो आपके गुरु नानक, कबीर, रविदास इनके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव और तुलसीदास देख लेंगे, मीरा देख लेंगे, सूरदास देख लेंगे। इतना काफ़ी है भक्ति मूवमेंट में, इतने सेंट्स, देन हमारा भक्ति मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है?